वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस लेक्चर वीडियो में देखें कि अगर हमारे पास लीनियर अपॉन लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे लीनियर अपॉन लीनियर के बारे में। अगर आपको दिया y इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं लीनियर अपॉन लीनियर है और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इसका रेंज। तो रेंज पे हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब x का क्या क्या वैल्यू यहाँ पर रखा जा सकता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब x क्या नहीं होना चाहिए? माइनस डी अपॉन सी। तो डोमेन हमारा क्या हो गया? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस डी अपॉन सी। इसी तरह अगर रेंज का बात करें तो रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे? रेंज फाइंड करने के लिए x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। और यहाँ पर हम आपसे एक सवाल पूछे कि यहाँ पर y का क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं। तो आप बोलेंगे y का कोई भी वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब सी वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब y इक्वल टू ए बाई सी नहीं होना चाहिए, ए बाई सी नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर y क्या क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ए बाई सी। और रेंज हमारा क्या था? y का वैल्यू ही तो था। तो आपसे अगर कोई रेंज पूछेगा तो आप रेंज क्या बोलेंगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ए बाई सी। और ए और सी हमारा क्या है? ए क्या है? ऊपर वाले x का कोएफिशिएंट, और सी क्या है? नीचे वाले x का कोएफिशिएंट। तो हम ये भी बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऊपर वाले x का कोएफिशिएंट, मतलब ए अपॉन नीचे वाले x का कोएफिशिएंट, मतलब a बाई सी। तो अगले बार आपको लीनियर अपॉन लीनियर दिया हुआ होगा तो आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऊपर वाले x का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे वाले x का कोएफिशिएंट। समझेंगे इसे क्वेश्चन के थ्रू। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें लीनियर अपॉन लीनियर दिया हुआ है और इसका रेंज फाइंड करना है। क्या करेंगे? x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? नहीं, क्योंकि एक बार कर चुके हैं, उसे हम याद कर लिए हैं। क्या कि ऊपर वाले x का कोएफिशिएंट और नीचे वाले x का कोएफिशिएंट नहीं हो सकता, और उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है हमारा। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऊपर वाले x का कोएफिशिएंट क्या है हमारा? 3, और नीचे वाले x का कोएफिशिएंट क्या है हमारा? 1। मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 अपॉन 1 मतलब 3, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा? r माइनस 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर हमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ होगा तो वहां पर एक चीज और लिखा हुआ होगा कि जो x है वो हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, मतलब x कैसा है हमारा? रियल। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ होगा तो आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने के बाद सबको एक तरफ ले आएंगे। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा, सब एक तरफ आ जाएगा, तो वो फिर हमारा x में क्वाड्रेटिक बनेगा। x में क्वाड्रेटिक, अभी क्वाड्रेटिक बना नहीं, क्वाड्रेटिक जैसा है अभी। क्वाड्रेटिक कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो ना हो। जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं है तो वो क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेटिक। और x क्या है? रियल। तो वहां पर हम d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और हमें y तो फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना मतलब क्या? y का वैल्यू ही तो फाइंड करना है, तो वहां से y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो क्वाड्रेटिक ना हो, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा क्या हो? जीरो। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा जीरो है तो किस y के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो आ रहा है वो हम चेक करेंगे कि जो वो जिस किसी y के लिए भी वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो आया है वो हम चेक करेंगे एक बार रख करके कि x का किस वैल्यू के लिए वो y आ रहा है। अगर किसी रियल x के लिए वो y का वैल्यू आ रहा है तो वो भी y का वैल्यू हो सकता है, लेकिन अगर किसी अनरियल x के लिए वो y का वैल्यू आ रहा है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अनरियल के लिए वो y का वैल्यू आ रहा है तो वो से हम फाइनल आंसर में से हटा देंगे। तो अगर किसी रियल वैल्यू के लिए वो y का वैल्यू आ रहा है जिसके लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा जीरो हो रहा था, तब ओके है, कोई दिक्कत नहीं, वो y का वैल्यू भी हो सकता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? केस 1 कि वो क्वाड्रेटिक हो, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा जीरो नहीं हो। तो केस 1 ये हमारा हो गया। और केस 2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो हो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो होगा तो हम क्या करेंगे? किस y के लिए जीरो हो रहा है वो देख लेंगे, और वो y किस x के लिए आ रहा है वो देख लेंगे। रियल के लिए आ रहा है तो वो y अलाउड होगा, अगर वो किसी अनरियल x के लिए आ रहा है तो वो y को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? केस 1 यूनियन केस 2। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। समझेंगे इसे क्वेश्चन के थ्रू। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? 4x बिलोंग्स टू r। यहां पर क्या बोल दिया है कि x हमारा क्या है? रियल नंबर है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज अटेन्ड बाय और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक यहां पर आपको दिया हुआ है। मतलब यहां पर आपसे सिंपली ये जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है उसका रेंज पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लियरली दिया हुआ है द सेट ऑफ वैल्यूज अटेनेबल बाय क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब सिंपली रेंज पूछ रहा है। तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई, सब एक तरफ आ गया है, अभी क्वाड्रेटिक जैसा है।
अब क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, तो केस 1 बनेगा कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, तो देख लेंगे वहां से डी ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो करके देख लेंगे वहां से y का वैल्यू क्या आ रहा है। दूसरा, अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जीरो हुआ, तो जो y हमारा होगा यहाँ पर, मतलब जिस y के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो आ रहा है, वो देख लेंगे किस x के लिए वो y आ रहा है। अगर रियल के लिए आ रहा है तो वो भी हमारा आंसर में इंक्लूडेड होगा, अगर किसी अनरियल के लिए आ रहा है तो वो y का वैल्यू हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाए, केस 1 यूनियन केस 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर टाइप 3। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर टाइप 3 कि अगर हमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक तो दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि उन दोनों के बीच एक कॉमन रूट हो। अगर कॉमन रूट हुआ तो अगर ऊपर वाले का हम फैक्टर बना के लिखे और नीचे वाले का फैक्टर बना के लिखे तो उन दोनों के बीच एक कॉमन फैक्टर तो आ जाएगा ना। अब एक कॉमन फैक्टर आ गया है तो वो कॉमन फैक्टर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और फिर बचेगा क्या, लीनियर अपॉन लीनियर। तो उसे हम लीनियर अपॉन लीनियर की तरह सॉल्व करेंगे, और लीनियर अपॉन लीनियर का हमें पता है कभी भी रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आता है। क्या आता है हमारा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऊपर वाले x का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे वाले x का कोएफिशिएंट, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऊपर वाले x का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे वाले x का कोएफिशिएंट। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि रेंज तो कभी r नहीं आएगा। अगर कॉमन फैक्टर दोनों के बीच है तो रेंज कभी भी हमारा r नहीं आएगा, एक ना एक वैल्यू रह जाएगा। दूसरा, जो कॉमन रूट था हमारा, जैसे मान लेते अल्फा, कॉमन रूट क्या था हमारा, अल्फा। अब अल्फा पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, मतलब अल्फा तो हमारा डोमेन में ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अल्फा अब जब डोमेन में ही नहीं है तो अल्फा हम एक्स के जगह रख भी नहीं सकते, अल्फा एक्स के जगह पे हम रख नहीं सकते। तो जो कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद हम अल्फा रख कर देखेंगे क्या y आ रहा है, अल्फा रख कर देखेंगे क्या y आ रहा है। मान लेते y आ गया हमारा 3, अल्फा रखने पर, अल्फा रखने पर y क्या आ गया 3। तो यहाँ पर सोचिए y कभी 3 आ ही नहीं सकता क्योंकि अल्फा कभी रख ही नहीं सकते। हम तो अल्फा रखकर चेक कर रहे हैं ना कि y क्या आ रहा है, लेकिन अल्फा तो कभी रख ही नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं, क्योंकि अल्फा पे वैल्यू क्या हो जा रहा है डिनोमिनेटर का जीरो। तो कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद भी हम वो अल्फा नहीं रख सकते वहां पर, क्योंकि वहां पर तो डिनोमिनेटर ओरिजिनल में तो हमारा डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है ना, तो वो तो डोमेन में नहीं, जो डोमेन में नहीं उसको रख नहीं सकते। तो हम बस चेक कर रहे थे कि अगर इसको रखने पर लीनियर अपॉन लीनियर का हमारा क्या आ रहा है, कैंसिल कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद तो क्या हो गया हमारा लीनियर अपॉन लीनियर। तो लीनियर अपॉन लीनियर से क्या आ रहा है हमारा y का वैल्यू, तो जैसे मान लेते हैं 3 आ गया, तो 3 कभी नहीं आ सकता है क्योंकि अल्फा रख ही नहीं सकते। तो दो वैल्यू हमारा नहीं आएगा, पहला कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद लीनियर अपॉन लीनियर में जो ऊपर वाले x का कोएफिशिएंट और नीचे वाले x का कोएफिशिएंट वो नहीं आ सकता। दूसरा, अल्फा रखने पर क्या वैल्यू आ रहा है कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद, वो हमारा y का वैल्यू नहीं आ सकता। तो इस तरह से हम y का रेंज फाइंड कर सकते हैं। इसी में जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज रियल देन फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। यहां पर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x इक्वल टू 2 दोनों का रूट है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। हाँ, यहां पर एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कॉमन रूट है या नहीं है, ये आप चेक कैसे करिएगा। आपको रूट पता अगर ऑब्जर्व हो जाए तब तो अच्छा बात है, लेकिन ऐसे कैसे चेक करिए कॉमन रूट है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका d लेस देन 0 होता है। अब डिनोमिनेटर d लेस देन 0 है तो उसका कोई रूट ही नहीं है, और जब रूट ही डिनोमिनेटर का कोई रूट ही नहीं है तो ऊपर नीचे वाले में कॉमन रूट का हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाले का रूट ही नहीं, ऊपर वाला का रूट होगा भी तो कॉमन रूट दोनों को तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर का तो रूट ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डिनोमिनेटर का d लेस देन 0 होगा, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि नीचे वाला का रूट ही नहीं, तो कॉमन रूट का तो हम बात ही नहीं कर सकते यहाँ पर। तो d चेक कर लीजिएगा, d ज्यादातर केस में d क्या होगा हमारा लेस देन 0। हाँ, अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं कॉमन रूट तो नहीं आ रहा है। फिर कॉमन रूट आ गया तो उसे आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में बात करें, इस क्वेश्चन में आप d तो देख ही सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा डिनोमिनेटर का, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्लियरली हमें दिख रहा है कि x इक्वल टू 2 दोनों का रूट है। अब x इक्वल टू 2 दोनों का रूट है तो ऊपर वाले का फैक्टर अगर हम बनाए नीचे वाले का फैक्टर बनाए तो हमारा x माइनस 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा वहां पर, फिर लीनियर अपॉन लीनियर बचेगा, और लीनियर अपॉन लीनियर में हमें पता है क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऊपर वाला x का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे वाला x का कोएफिशिएंट आ जाएगा हमारा। और दूसरा कौन सा वैल्यू y का नहीं आ सकता है हमारा,
x इक्वल टू 2 रखने पर जो कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद आ रहा है y का वैल्यू, वो हमारा कभी नहीं आ सकता, क्योंकि x इक्वल टू 2 हम रख ही नहीं सकते, डोमेन में ही नहीं है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या था, रेंज, तो रेंज क्या क्या हो जाएगा हमारा, उधर से ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऊपर वाला एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे वाला एक्स का कोएफिशिएंट, कब, कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद, क्योंकि उस समय लीनियर अपॉन लीनियर बनाया ना। दूसरा, और कौन सा y का वैल्यू रिजेक्ट होगा, x इक्वल टू 2 रखने पर कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद क्या आ रहा है, वो वैल्यू। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दो वैल्यू, वो दो वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि वो दो वैल्यू कौन सा होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द एक्सप्रेशन मे बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज x बीइंग एनी रियल क्वांटिटी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी न किसी x के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ y आएगा, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज, मतलब सिंपल है कि रेंज इसका क्या है, r। इसका अगर रेंज का बात करें, कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज का क्या मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसका रेंज क्या है, r। किसी न किसी x के लिए कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, इसी तरह इसका रेंज क्या है, r। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, मतलब आपको वो वैल्यू a निकालना, वो a का वैल्यू निकालना है जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसका रेंज क्या है, r। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि अगर इन दोनों के बीच कॉमन रूट हो गया, अगर इन दोनों के बीच कॉमन रूट हो गया तो कॉमन फैक्टर कैंसिल, बचेगा क्या, लीनियर अपॉन लीनियर, और लीनियर अपॉन लीनियर का कभी भी रेंज r नहीं होता, एक वैल्यू तो छूटेगा ही छूटेगा। दूसरा, वो भी वैल्यू छूटेगा जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो दो वैल्यू तो पक्का है कि नहीं आ सकता है y का। तो अगर लीनियर अपॉन लीनियर हुआ तो कभी भी रेंज नहीं आ रहा है। तो हम देख लेते हैं किस a के लिए ये लीनियर अपॉन लीनियर आ रहा है, वो a को हम हटा देंगे, मतलब जो भी पॉसिबल वैल्यू आएगा हमारा फाइनल आंसर में, उसमें से वो दो वैल्यू हम हटा देंगे। तो देख लेंगे कि ये किस a के लिए लीनियर अपॉन लीनियर बन रहा है। लीनियर अपॉन लीनियर कब बनेगा, जब इन दोनों के बीच कॉमन रूट होगा, मतलब वो a का वैल्यू देख लेंगे जिसके लिए इन दोनों के बीच कॉमन रूट है। कॉमन रूट के लिए हमारा क्या है, मान लेते हैं कि कॉमन रूट है अल्फा, तो ऊपर वाले का मतलब a अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 5 का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 0, और 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस a का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0। यहां से इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा a का वैल्यू निकल के आ गया, जो भी a का वैल्यू निकल के आ गया, मान लीजिए 1 7, अभी हम नहीं चेक किया यहाँ पर क्या आ रहा है, मान लीजिए 1 और 7 आ रहा है यहाँ पर a का वैल्यू। तो हम आगे क्वेश्चन में ये बढ़ते हुए शुरू करेंगे कि a का वैल्यू 1 और 7 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a का वैल्यू 1 और 7 हुआ तो ये लीनियर अपॉन लीनियर जैसा हो जाएगा और फिर कभी भी रेंज r नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन का शुरुआत कैसे करेंगे कि a हमारा 1 और 7 नहीं आ सकता, एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं पता कि इसका क्या है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एग्जैक्टली 1, अगर मान लेते हैं 1 और 7 आया होगा तो 1 और 7 इसका नहीं हो सकता a का वैल्यू। तो हम क्वेश्चन का शुरुआत ही करेंगे कि a 1 और 7 नहीं है। अब क्या क्या है वो देखेंगे। अब a 1 और 7 नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ही फिर रहेगा, क्योंकि a 1 और 7 पे ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक से लीनियर अपॉन लीनियर हो रहा था ना। तो अगर a 1 और 7 नहीं होगा तो ये प्योर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, प्योर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया तो इसे टाइप 2 की तरह ही हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई, सबको एक तरफ लाएंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक हुआ तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ तो किस y के लिए क्वाड्रेटिक नहीं हो रहा है, वो किस x के लिए वो y का वैल्यू आ रहा है, किसी रियल x के लिए आ रहा है तो वो y का वैल्यू अलाउड है, अगर वो किसी अनरियल के लिए आ रहा है तो वो y का वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केस 1 यूनियन केस 2। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये लीनियर अपॉन लीनियर ना हो, मतलब वो a का वैल्यू नहीं हो सकता जिसके लिए लीनियर अपॉन लीनियर हो रहा है, जिसे हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। अगर 1 और एग्जांपल के लिए हम बस ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि a का वैल्यू 1 और 7 आया था, दोनों का कॉमन रूट चेक करने पर कि किस a के लिए दोनों का कॉमन रूट हो रहा है 1 और 7, तो फाइनल आंसर में 1 और 7 नहीं हो सकता, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे फाइनली। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रिक भी होता है कि आप नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई, क्वाड्रेटिक हुआ तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप लगाए और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाए, वहां से जो भी a का वैल्यू आया उसमें जैसे आपका मान लेते हैं आ रहा है अल्फा से बीटा के बीच, अल्फा से बीटा के बीच, तो सिर्फ और सिर्फ आप बाउंड्री वैल्यू पे चेक कर लीजिए, मतलब एग्जैक्टली अल्फा और बीटा पे चेक कर लीजिए। एग्जैक्टली अल्फा और मतलब एक जगह पे अल्फा और एक जगह पर बीटा रखकर देख लीजिए कहीं एक लीनियर अपॉन लीनियर तो नहीं बन रहा है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, मतलब बस चेक कर लीजिए वहां पे। अगर कोई दिक्कत है तो वो वैल्यू बाउंड्री वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो वो भी वैल्यू हमारा हो सकता है। तो आपको सिर्फ बाउंड्री वैल्यू पे चेक करना है, ये ट्रिक है। और कंसेप्ट क्या है आपको पहले ही देख चुके हैं कि लीनियर अपॉन लीनियर नहीं हुआ
तब हम क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो भी लगाते हैं वो लगा सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी एक तरीके से भी कर सकते हैं। एग्जाम में रिकमेंड करेंगे कि आप नॉर्मल ट्रिक लगाए, बाउंड्री वैल्यू पे चेक करें। जैसे अगर मान लेते हैं 5 से 10 आ जाता है आपका कि ए बिलोंग्स टू 5 से 10, 5 भी इंक्लूडेड है 10 भी इंक्लूडेड है, तो आप सिर्फ 5 और 10 पर चेक कर लीजिए। 5 और 10 पर चेक कर लीजिए कहीं ये लीनियर अपॉन लीनियर तो नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। अगर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो आंसर में वो होगा, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो वो आंसर में नहीं होगा। बीच का कोई वैल्यू में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाउंड्री वैल्यू पे आप चेक करेंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर बाउंड्री वैल्यू में कोई दिक्कत होगा तो वो 5 और 10 पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट 5 से 10, मतलब 5 से 10 एक्सक्लूडेड 5 एंड 10। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में रिकमेंड है बाउंड्री वैल्यू पे चेक करिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया एज्यूम ऑल रियल वैल्यूज फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। क्या है यहाँ पर, हमसे ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ है उसका रेंज क्या है, आर। किसी न किसी एक्स के लिए कोई ना कोई वैल्यू देगा ही, तो इसका रेंज क्या है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का आर। और वहां पर हमें ए का वैल्यू फाइंड करना, जिसके लिए क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज क्या है, आर। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है, वो ए का वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लिया जिसके लिए लीनियर अपॉन लीनियर है, वो ए का वैल्यू कभी नहीं हो सकता, उसको रिजेक्ट ही करके शुरू से चलेंगे। दूसरा, अब ये लीनियर अपॉन लीनियर नहीं है, मतलब वो दोनों वैल्यू हम हटा दिए, तो अब ये लीनियर अपॉन लीनियर नहीं है। अब देख लेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से देख लेंगे ए का क्या वैल्यू आ रहा है। नहीं तो दूसरा आपके पास ट्रिक है, नॉर्मल आप इसे मान के चले, कॉमन फैक्टर है ही नहीं, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई और फिर से आप सॉल्व करेंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब मान लेते हैं आपका 5 से 10 के बीच आया है, तो 5 और 10 पे सिर्फ चेक कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत आ रहा है तो 5 और 10 हटा के जो बचेगा वही हमारा आंसर, और 5 और 10 से कोई दिक्कत नहीं तो वो भी हमारा आंसर में हो जाएगा कि 5 और 10, 5 से लेकर के 10, 5 भी इंक्लूडेड 10 भी इंक्लूडेड। दिक्कत है तो 5 और 10 हटा देंगे। ये तो हमारा हो गया ट्रिक। और कंसेप्ट कौन सा है, चेक कर लेंगे लीनियर अपॉन लीनियर है कि नहीं, और लीनियर अपॉन लीनियर नहीं है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन क्या है, ऊपर में लीनियर है, नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो इसे हम लीनियर अपॉन लीनियर ही मान सकते, सॉरी इसे हम क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा ही मान सकते हैं। कोई भी एक क्वाड्रेटिक आ गया तो उसे आप क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा ही मान के चलेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है कैन नॉट हैव वैल्यूज बिटवीन 2 and 4 इन इट्स डोमेन। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, रेंज फाइंड करना है, और जो रेंज आएगा वहां पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 2 से 4 के बीच इसका वैल्यू नहीं है अपने डोमेन में। और डोमेन तो हमें फाइंड ही नहीं करना है, रेंज फाइंड करना है। तो आप रेंज फाइंड करेंगे वहां से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 2 से 4 के बीच इसका वैल्यू नहीं आ सकता है। और इसे प्रोसीड कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा ही क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई, जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 ना हो तो ये क्वाड्रेटिक होगा, और क्वाड्रेटिक हो तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे क्योंकि एक्स क्या है हमारा रियल। और जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा तो देख लेंगे किस वाई के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, वो वाई किस एक्स के लिए आ रहा है। अगर रियल एक्स के लिए आ रहा है तो वो वाई भी हो सकता है हमारा, अगर किसी अनरियल के लिए आ रहा है तो वो वाई पॉसिबल नहीं है। फाइनल आंसर में से उसे हटा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, केस 1 यूनियन केस 2। ये आ गया हमारा रेंज, और रेंज में से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 2 से 4 के बीच इसका वैल्यू नहीं आ सकता, और ये हमें प्रूफ भी करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को हम प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वेयर एक्स इज रियल। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कॉमन फैक्टर का तो बात ही, डिनोमिनेटर का डी लेस देन 0 है। अब डिनोमिनेटर का डी लेस देन 0 है मतलब उसका रूट ही नहीं है। अब रूट ही नहीं है तो कॉमन रूट का तो सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई सब एक तरफ आ गया है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक हुआ तो क्वाड्रेटिक कब होगा, जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा तो चेक कर लेंगे वाई क्या क्या आ रहा है, और एक्स स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, लेकिन वो किस वाई के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो रहा है वो चेक कर लेंगे कि किस एक्स के लिए वो वाई आ रहा है। अगर किसी रियल एक्स के लिए आएगा तो वो वाई का वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी अनरियल एक्स के लिए आ रहा है तो वो वाई का वैल्यू नहीं हो सकता है। फाइनल आंसर में से उसे हटा देंगे। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केस 1 यूनियन केस 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 में रेंज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिया तो उसे हम क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ही मान के चलेंगे, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब सिंपली रेंज फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 0 हुआ
सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर जीरो नहीं हुआ तो ये क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक हुआ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाएंगे, क्योंकि एक्स रियल है ना, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाएंगे, वहां से वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और एक्स स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट जीरो हुआ तो किस वाई के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है जीरो, और वो वाई किस एक्स के लिए आ रहा है, किसी रियल एक्स के लिए आ रहा है, तो वो भी हमारा केस 2 में आंसर होगा। अगर किसी अनरियल एक्स के लिए वो वाई आ रहा है तो वो हमारा केस 2 का आंसर नहीं होगा। और फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केस 1 यूनियन केस 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक इज -5 से लेकर के 4 वेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन ये हो गया कि आप ए और बी का वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका रेंज क्या बोल रहा है हमारा, -5 से 4। यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, लेकिन अगर डिनोमिनेटर का बात करें, डिनोमिनेटर आपको क्लियरली दिख रहा है कि डी लेस देन जीरो है, तो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक जैसा है, क्रॉस मल्टी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई क्वाड्रेटिक जैसा अगर ये होगा तो क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो, वहां से आप डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो आपका y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। वहां से d ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि x क्या है हमारा रियल, यहाँ पे दिया हुआ होगा आपको, यहाँ पर x क्या है हमारा रियल, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करेंगे तो वहां से आपका y का रेंज निकल के आ जाएगा। और y का रेंज निकल के आएगा तो आप y का रेंज निकल के आएगा जैसे आपका a से b, y का रेंज निकल के आ गया आपका अल्फा से बीटा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख के बता सकते हैं अल्फा आपका क्या रहा होगा -5 और बीटा क्या रहा होगा 4। और अल्फा और बीटा में आपका ए और बी इन्वॉल्व रहा होगा, ए और बी इन्वॉल्व होगा, तो वहां से आप उन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको ए और बी का वैल्यू पता चल जाएगा। अब ए और बी का वैल्यू पता चल गया तो आपसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो सिंपली वैल्यू रख देंगे, ए पता चल चुका है, बी पता चल चुका है, वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए और बी का, तो वहां से आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर x प्लस 1/x का पावर 6 माइनस समथिंग समथिंग जो भी दे रखा है और नीचे में कुछ कुछ है, तो यहाँ पर x प्लस 1/x को आप क्या मानेंगे t, x प्लस 1/x को क्या मानेंगे t। अब अगर आपसे हम पूछे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को t के टर्म में एक्सप्रेस करिए तो आप क्या बोल सकते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x इंटू 1/x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1/x, तो क्या हो जाएगा आपका t क्यूब माइनस 3t। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपका क्या बन जाएगा, t क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ t। इसी तरह आप x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 को भी t के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप सभी को t के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो एट द एंड कट छट के आपके पास क्या बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ t, 3 टाइम्स ऑफ t, और t हमने किसे माना था, x प्लस 1/x को, और यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, तो एक तरह से x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू हमें पता करना। तो x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है हमारा 2, x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है हमारा 2 एट x इक्वल टू 1। कैसे होता है ये, या तो आप डिफरेंशिएट करके चेक कर लीजिए इसका मिनिमम क्या आ रहा है। अगर आप उससे नहीं करना चाहते तो सिंपली am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाए, मतलब x प्लस 1/x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x का पावर हाफ, तो x इंटू 1/x 1 ही हो जाएगा, उसका पावर हाफ 1 ही हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है हमारा x प्लस 1/x का 2 एट x इक्वल टू 1, मतलब x के जगह पर 1 रखेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा क्या हमारा 2। यहाँ पर x आपको पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2। तो फाइनली हमारा कट छट के क्या आया था 3 टाइम्स ऑफ t, मतलब 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू क्या है 2। तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 मतलब 6। मिनिमम वैल्यू क्या आ गया हमारा ओवरऑल 6। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखें कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।